कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। इसमें पहली हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, इसकी डेफिनेशन सुनो अच्छे से। प्रकाश का किसी चिकने माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकने माध्यम से क्या प्रकाश का किसी चिकने माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या हुई डेफिनेशन? प्रकाश का किसी चिकने माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे परावर्तन के नियम। यहाँ पे डालेंगे परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं? इसमें नंबर 1 डालेंगे। नंबर 1 पे डालेंगे आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर डालेंगे। सेकंड पे क्या डालेंगे नंबर? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम कौन कौन से? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या कह सकते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रतिबिंब के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रतिबिंब के प्रकार डालेंगे। प्रतिबिंब के प्रकार अब प्रतिबिंब कौन कौन से प्रकार होते हैं? नंबर 1 होता है। नंबर 1 पे डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर
वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या होने होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। कौन सा होता है दूसरा? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब ये क्या होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब? लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें, किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का या उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें भी ध्यान रखने वाली चीज है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, और इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु से आती किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब। क्या हेडिंग डालेंगे? समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब।
तो समतल दर्पण, यहाँ पे देखो लिखेंगे समतल, नंबर 1 पे लिखेंगे समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, बना प्रतिबिंब सदैव, सदैव आभासी, सीधा, आभासी सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है, एवं वस्तु के समान आकार का होता है, समान आकार का होता है। इसमें सेकंड डालोगे, सेकंड का डालोगे समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर दर्पण के पीछे वस्तु रखी हुई है, दर्पण के पीछे वस्तु रखी हुई है। क्या? देखो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के पीछे रखी हुई है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट कौन सा होगा? थर्ड पॉइंट होगा समतल, देखो समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में, बने प्रतिबिंब में, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में वस्तु के सापेक्ष बायां दायां, बायां दायां एवं दायां बायां दिखाई देता है, दायां बायां दिखाई देता है। बायां दिखाई देता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसका? इसका फोर्थ पॉइंट होगा यदि आपतित किरण को, यदि आपतित किरण को, यदि आपतित किरण को नियत रखें, नियत रखें और दर्पण को, और दर्पण को अपने ही तल में, अपने ही तल में थीटा कोण से घुमाएं, थीटा कोण से, थीटा कोण से घुमाएं तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है, 2 थीटा कोण से घूम जाती है, घूम जाती है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट लिखो। फिफ्थ पॉइंट क्या है? यदि समतल दर्पण में, यदि समतल दर्पण में
यदि समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो दर्पण कम से कम पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण कम से कम ऊंचाई का आधा होना चाहिए। कम से कम ऊंचाई का आधा होना चाहिए, आधा होना चाहिए। इसके बाद हेडिंग डालेंगे, दो समतल दर्पणों के बीच, दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की गणना, प्रतिबिंबों की गणना, दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की गणना। यहां पे देखो फर्स्ट क्या डालेंगे, यदि 360 बटे थीटा, एक मतलब कहा गया है कि दो समतल दर्पण रखे गए हैं और वो एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं। यह 360 बटे थीटा एक सम संख्या आती है, एक सम संख्या है। तो यदि 360 बटे थीटा एक सम संख्या आती है, 360 बटे थीटा एक सम संख्या आती है, तो प्रतिबिंबों की संख्या सभी स्थितियों के लिए n बराबर 360 बटे थीटा -1 होगी। सेकंड देखो, यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या आती है, एक विषम संख्या आती है, तो इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कौन सी होती है, यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच समद्विभाजक पर नहीं है, यदि वस्तु दोनों दर्पणों के समद्विभाजक पर नहीं है, तो n बराबर क्या होगा, 360 बटे थीटा। तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 360 बटे थीटा। सेकंड इसमें कंडीशन क्या आती है, यदि वस्तु दोनों दर्पणों के समद्विभाजक पर है, तो n बराबर का क्या होगा, तो n बराबर होगा 360 बटे थीटा -1। ध्यान रखना है, समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंबों की गणना करनी हो, या 360 बटे थीटा एक सम संख्या आती है, तो सभी कंडीशनों के लिए, चाहे दर्पण दोनों दर्पणों के समद्विभाजक पर हो या ना हो, तो हमारे प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा -1 ही रहेगी। यदि विषम संख्या आती है, तो यदि बस दोनों दर्पणों के समद्विभाजक पर है, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 360 बटे थीटा। यदि दोनों दर्पणों के समद्विभाजक पर है, तो 360 बटे थीटा -1 होगी। अब इतने ध्यान रखना है। आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं।